Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss 20th September current affairs. So let's begin with the session. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और ये आसाम के लोगों के लिए लाया गया, ये फाइनल होगा और ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के तौर पे यहाँ पर रूल करेगा। मतलब लिस्टिंग की जाएगी कौन कौन से लोग वहाँ के नागरिक हैं नहीं हैं। तो पहली बार इसे 1951 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो पहली बार पब्लिश कब हुआ था? 1951 में। और इसके बाद इसमें यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था एक सेंसस जो हुई थी 1951 की, और वहाँ पर प्रत्येक विलेजेस शोइंग द हाउसेज होल्डिंग सीरियल ऑर्डर एंड इंडिकेटिंग अगेंस्ट ईच हाउस एंड होल्डिंग एंड नंबर एंड नेम्स ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर संपूर्ण लोगों की गांव में रह रहे हों या पूरे असम में जो भी रह रहे हों, उनके लिए पहली बार ये एक कंप्लीट सेंसस की गई थी, और ये पहली बार भारत में प्रिपेयर किया गया था 1951 में। नोडल एजेंसी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करती है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सेपरेट करना, और जो लेजिटिमेट रेजिडेंट है आसाम के उनको लेजिटिमेसी देना, मतलब कि वो वैध हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट हैं उसको अलग किया जा सके। तो एनआरसी बहुत लंबे समय से चर्चा में आ रहा था, और इसमें द इश्यू इट्स अपडेट एज्यूम इम्पोर्टेंस एज असम विटनेस लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम अर्थवाइल ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश से बहुत से लोग असम में एंटर हो गए, और उनके लिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं इत्यादि वो सभी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। वहाँ पर एक ट्रबल सिचुएशन भी है कि वहाँ पर डिस्प्यूट भी लगातार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय अस्थिरता, रीजनल इनस्टेबिलिटी के कारण इसको प्रिपेयर करना और एक प्रॉपर कानून को लाना, इसके लिए उनका पूरा जो है सेंसस में कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। दिस लेड 6 year लॉन्ग आसाम मूवमेंट इन 1979 टू 1985, और यहाँ पर 6 साल लंबा एक आंदोलन चला फॉर डिपोर्टिंग इलीगल माइग्रेंट, कि वो जो यहाँ पर आ गए हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि आसाम की अपने आप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से क्या होता है, रिसोर्सेज पर प्रेशर आता है, लोगों में आपस में जो है ना एक वैमनस्य की भावना, दुर्भावना है ना, मेल ट्रीटमेंट, ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कल्मिनेटिंग द साइनिंग ऑफ आसाम अकॉर्ड इन 1985, इट्स एट March 25, 1971 एज द कट ऑफ डेट। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट क्या है, कहाँ से माना है कि यदि March 25, 1971 इसके बाद कोई आए हैं वो माइग्रेंट कहलाएंगे, और उन्हें डिपोर्ट करने की बात की गई, वो इलीगल माइग्रेंट। इट वॉज मेड एप्लीकेबल ओनली टू असम, और ये केवल और केवल आपको पता है केवल असम में ही अप्लाइड है। एनआरसी ऑफ 1951, द इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 अप टू मिडनाइट ऑफ 24 March 1971। तो ये एनआरसी 1951 एंड इलेक्टोरल रोल 1971, और यहाँ पर मिडनाइट तक यहाँ पर जो भी मूवमेंट हुए वो आर टुगेदर कॉल्ड लेगेसी डेटा, पीपल एंड देयर डिसेंडेंट whose name appeared in these documents are certified as Indian citizen। तो क्या याद रखना है, यहाँ तक जो माइग्रेंट हो गए थे पहले उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर लेगेसी है पूरी विरासत के तौर पे लिए। लेकिन 1971 24 मार्च के बाद जो भी माइग्रेंट आए हैं वो इलीगल है, उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, और इसी सब के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। लेकिन इस प्रकार से दुनिया के दूसरे देश जब मदद करते हैं अन्य की, लाइक जो भी रिफ्यूजी वगैरह आते हैं, लोग आते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। युगांडा इज़ अ कंट्री जो बहुत वेलकम करता है देशों को, है ना। अफ़गानिस्तान के लोगों को भी उन्होंने वेलकम किया अभी, जो भी माइग्रेंट्स वगैरह जा रहे थे। तो इस प्रकार से यदि हम लोग ह्यूमैनिटी की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई मानव के तौर पे बाउंड्रीज़ वगैरह
का कॉन्सेप्ट जो है ये वैसे भी एक समय में ब्लर हो जाएगा। जब हम लोग स्पेस में क्रांति करना स्टार्ट कर देंगे, हम लोग मंगल पर या फिर चंद्रमा पर, वहाँ पर कॉलोनी बसाएंगे, तो ये जो रीज़न है ये सब बहुत छोटे हो जाएंगे। लेकिन करंटली ये इश्यू बहुत बड़ा है और स्पेशली आसाम में जो है बहुत डेडलॉक लोगों के बीच में आपस में दुर्भावनाएं वगैरह, तो इसलिए ये इश्यू बहुत लंबे समय से यहाँ पर उठता चला जा रहा है। सो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीज़न, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और अब एनआरसी इज़ फाइनल, एनआरसी का जो रूल है वो फाइनल होगा और ये रूल करेगा असम में फॉरेन्स ट्रिब्यूनल के रूप, फॉरेनर्स का मतलब विदेशियों के एक न्यायाधिकरण की, यदि वो बाहर के हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट को हटाया जाए। सेकेंड हम लोग बात करेंगे सिटी कंपोस्ट स्कीम। कंपोस्ट का मतलब जो ये कंपोस्ट होती हैं ना, कंपोस्ट खाद के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी आपने सुना होगा। वर्मी का मतलब होता है केंचुए की जो खेती हो रही है वो। सो सिटी कंपोस्ट स्कीम, यहाँ पर कंपोस्ट जो है गार्डन वेस्ट, रिसाइकलिंग प्लांट, इन सभी को क्या किया जाएगा, एक रोबस्ट मैकेनिज्म कि ये सभी हम लैंड में फार्मिंग में यूज़ कर सके। प्लास्टिक वगैरह जो वेस्ट पदार्थ है उनको अलग किया जाए और जो नेचुरल वेस्ट है जैसे हम लोग पीलिंग, छिलके इत्यादि होते हैं, वो बहुत मदद कर सकता है कंपोस्ट को बनाने में, रिसाइकलिंग करने में। तो इस प्रकार से यदि होम कंपोस्ट बिन हो अलग से और ये प्लांट्स खाद को दिया जाए तो वाकई में ये जो साइकिल हमने ना पूरा साइकिल ब्रेक कर दिया। हम लोग इतने सारे जो खाद्यान्न पदार्थ ये सब खाते हैं, इन सब के इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो हमारे लिए वेस्ट हैं, लेकिन मृदा की टॉप लेयर ह्यूमस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि उनमें लगा दिया जाए और उन्हें उनसे जो उत्पादकता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, कई करोड़ों टन फूड वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है, वो मृदा की लेयर में नहीं जा पा रहा और इसीलिए न्यूट्रिशन इत्यादि जो हैं वो एक प्रॉपर साइकिल में नहीं चल रहे हैं। जैसा पहले आज से जो है 300-500 साल पहले होता था कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस साइकिल होता था, वो साइकिल ब्रेक होता जा रहा है। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि डेडलॉक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सिटी विलेज लेवल पर, मैं तो कई बार सजेशन देता हूँ कि हम जो भी खाद्यान्न खा रहे हैं, नॉर्मली मैं या तो जानवरों को दे देता हूँ वो खाद्यान्न जो है, जैसे पील ऑफ बनाना, पील ऑफ एनीथिंग, राइट, वो सभी बहुत हेल्दी हैं एनिमल्स के लिए भी, या फिर उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाद के तौर पे, कंपोस्ट के तौर पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन एंड प्रोवाइड सिटी कंपोस्ट एट सब्सिडाइज रेट टू फार्मर। तो ये जो सिटी कंपोस्ट है कितना निकलेगा सोचिए आप, हजारों लाखों टन ये जो वेस्ट निकलेगा, वो वेस्ट नहीं है, एक्चुअल में फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब कोई राजस्थान वगैरह में और हरियाणा में जब गायों का मूवमेंट होता है, एक साथ हजारों गायें चलती हैं, तो खेत वाले लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आपकी गायों को हमारे खेत में छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, यहाँ पर जो है उसे जो है स्टे दीजिए। तो गाय बहुत सारा जो वेस्ट करती है, काऊ डंग, गोबर इत्यादि, तो उससे उनके खेती में क्या हो जाता है, पोषक पदार्थ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इन शहरों में जो ये खाद अल्टीमेटली क्या होगा, वेस्ट के तौर पे जा रहा है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उसको यूटिलाइज फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये अपने आप में। अंडर दिस स्कीम अ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 1500 पर टन ऑफ सिटी कंपोस्ट फॉर स्केलिंग अप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो इस प्रकार से 1500 पर टन जो सिटी का कंपोस्ट है वो यदि मिलेगा, हमको पैसे मिलेंगे। देखिए आज की तारीख में क्या है, लोगों को कुछ अच्छे सजेशन देंगे, वो अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं, लेकिन यदि इस प्रकार से किया जाए कि उसको इकोनॉमिक वैल्यू चेन में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेफिनेटली वो पूरी होगी। सो प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड, ये होगा। प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट विल बी डन बाय फर्टिलाइजर कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज ये सब काम करेंगी। मार्केटिंग एंटिटीज, कंपनीज विल ऑल्सो अडॉप्ट villages for promoting the use of compost and appropriate BIS standard, EcoMark। तो ये सभी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका ध्यान रखते हुए
मार्केट में एक्सेप्टेड इस प्रकार के कंपोस्ट को पैदा किया जाए और उसमें ये लोग अपने जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं इनकी, वहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके यदि किसानों को देंगे तो ह्यूमस लेयर, टॉप लेयर, उसमें जो मैन्योर हैं वो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, बजाय कि हम यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स का, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र का, वो खतरनाक है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हमें जो है लाइफ में परिवर्तन लाने होंगे। नेक्स्ट देखो, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है रीयूनियन आइलैंड। सो रीयूनियन आइलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा कौन से देश का कंट्रोल है, तो याद रखेंगे रीयूनियन आइलैंड पे फ्रांस का कंट्रोल। मॉरिशस अपने आप में एक देश है, रोड्रिगुइज ये एक आइलैंड है। इसके अलावा अगलेगा आइलैंड, इस पर हमने चर्चा की थी। सेशेल्स द्वीप समूह है, कोमोरोस हैं, मालदीव ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी जो आइलैंड है इंडियन ओशन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। इंडिया एंड फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम हैव कंडक्टेड जॉइंट पेट्रोल फ्रॉम रीयूनियन आइलैंड, सिग्नलिंग न्यू दिल्ली's intent to engage with friendly foreign partner in expanding its footprint in Indian Ocean। एक नेक्स्ट लेवल के रिलेशनशिप भारत और फ्रांस के बीच में बन रहे हैं। फ्रांस ने ये बोला है कि हम आपके लिए एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेंगे जो आपके लिए फ्रेंडली होगा। फ्रांस भारत के ओपन सपोर्ट में काम कर रहा है आज की तारीख में, और ये एक बहुत अच्छी बात है यूरोपियन यूनियन को लेकर भी। वहाँ के भी देश फ्रांस को देखते हुए यूरोपियन संघ वो सपोर्ट में आएगा, और ये ओवरऑल भारत की एक सॉफ्ट पावर को बहुत मजबूत करता है। फोकसिंग ऑन स्ट्रेच बिटवीन ईस्ट अफ्रीका कोस्ट लाइन एंड मलक्का स्ट्रेट। मलक्का कहाँ पर है? मलक्का इंडोनेशिया के पास। तो इस प्रकार से इस पूरे स्ट्रेच में एक कंट्रोल होना चाहिए, और वो सब यहाँ पर किया जा रहा है। इंडिया हैज सो फार कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, कारपेट, कारपेट तो होता ही है, कारपेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ओनली विद मैरीटाइम नेबर्स एंड हैड रिजेक्टेड सिमिलर ऑफर बाय यूएस। और भारत ने ये ऑफर किया था तो ये अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन रीयूनियन आइलैंड जो है फ्रांस की टेरिटरी है, इंपॉर्टेंट आइलैंड है, तो हम इस प्रकार के इंडियन ओशन में कंप्लीट कंट्रोल के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। रीयूनियन इज ए फ्रेंच ओवरसी डिपार्टमेंट एंड ओवरसी रीजन in western Indian Ocean. It is located 420 miles east of the Madagascar. मेडागास्कर से ईस्ट में है, और 110 माइल दूर है ये मॉरिशस से। तो रीयूनियन आइलैंड इसकी लोकेशन। अगलेगा आइलैंड क्यों चर्चा में था बता दीजिए, व्हाई इट वाज इन न्यूज़। और असम्पशन आइलैंड क्यों न्यूज़ में रहता है, बताइए असम्पशन आइलैंड क्यों न्यूज़ में है। और चागोस आइलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं, चागोस किससे संबंधित है, ये कुछ पॉइंट्स जरूर आपको पता होने चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो हाल ही में यूरो ग्रीन बॉन्ड आया है, एंड व्हाट इज ऑल इट रिलेटेड टू। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड अ मेडेन 300 मिलियन यूरो ग्रीन बॉन्ड्स। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ऐसा क्यों किया गया देखिए, फर्स्ट एवर यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस फ्रॉम इंडिया। और ये इस प्रकार के ग्रीन बॉन्ड जो हैं यूरो में भारत के द्वारा इश्यू किए गए। इससे क्या होगा, अब तक तो हम लोग चीज़ों को डॉलर में ही इश्यू किया करते थे, अब यूरो में भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज इसमें अपना बॉन्ड में पेमेंट भरेंगे और उस बॉन्ड को परचेज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का बॉन्ड है। और इससे क्या होगा, भारत का जो पावर कॉरपोरेशन है जिसमें बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, उसमें फाइनेंसिंग हो सकेगी, फंडिंग हो सकेगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन किससे रिलेवेंस है भाई इसका, issuance would help Power Finance Corporation in diversifying its currency book as well as investor base। तो हम जो करेंसी बुक है हमारी, करेंसी बुक में डॉलर्स छाया रहता है, अब हम यूरो पर भी फोकस करेंगे, और एज ए इन्वेस्टर बेस, और इन्वेस्टर के तौर पे हमें लार्ज स्केल पे ये इन्वेस्टमेंट आएगा। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली एम्बार्क टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हो वो अपने आप में ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जो नए करेंसी की आवश्यकता है, नॉट एग्जैक्टली करेंसी, जो नई फंडिंग की आवश्यकता है, उसके लिए नया बेस मिले,
और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके लिए क्या है, हम चाहेंगे कि दुनिया के दूसरे देश यहाँ पर भारत के एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे मदद करें। सो दीज बॉन्ड आर टिपिकली एसेट लिंक बैक्ड बाय द इशूइंग एंटिटी बैलेंस शीट, और इस प्रकार से एसेट लिंक्ड होगा, बैक्ड बाय इशूइंग एंटिटी बैलेंस शीट से सीधा सीधा मैच करेगा, लिंक किया जाएगा। जस्ट लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड कम विथ टैक्स इंसेंटिव्स टू एनहांस देयर अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर। जिस प्रकार से कोई भी कॉपरेटिव और गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू होता है, टैक्स इंसेंटिव्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यदि वो परचेज करेंगे तो उनको मदद की जाएगी। तो मेजर इश्यू क्या है, मेजर इश्यूअर जो है इसका, यहाँ पर हमें एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के एक बैंक को यूज़ करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग वर्ल्ड बैंक का मेजर इश्यूअर के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरिट्स क्या होगी, इट विल रिफ्लेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन पीएफसी। वर्ल्ड लेवल पे पीएफसी के इन्वेस्टमेंट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना, ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहेगा। और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू अचीव इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जीज गोल, और हमें अचीव करने की भारत का जो रिन्यूएबल गोल है वो प्रॉपरली अचीव हो पाए। पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन, इन सब एजेंडा के लिए पूरे विश्व के देश तुरंत आकर्षित होंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भारत जो दुनिया का 4th लार्जेस्ट पोल्यूटर है आज की तारीख में, नो डाउट पर कैपिटा पोल्यूशन भारत का बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आने वाले समय में 2030 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोल्यूटर होगा, यूरोपियन यूनियन को हम पछाड़ चुके होंगे। तो सभी देश चाहेंगे कि यस कि पोल्यूशन भारत में कम हो और भारत इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को, तो हमने 3 मिलियन यूरो के ये बॉन्ड विद द इशूइंग बैंक वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने ये रेज किए। ठीक है, सो इंक्रीज फाइनेंस इन सनराइज सेक्टर, जो नए नए उभरते हुए सेक्टर हैं उनमें ये मदद करेगा। डिमेरिट्स क्या है, अभी लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ग्रीन बॉन्डिंग, ज़्यादा देशों में ये अवेयरनेस नहीं है। हाई बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ना। इसके बाद में आती है बात मिसयूज ऑफ फंड एंड लैक ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ पर जो फंड रेज होगा, जो भारत के पास आएगा, उसको मिसयूज ना कर लिया जाए, किसी और डायमेंशन में फ्लो ना कर दिया जाए। ऐसा ही होता है कई बार, जिस डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें ना करके किसी और जगह उस फंड को यूज़ कर दे। लैक ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसकी कमी है। तो इस प्रकार से ये कुछ डिमेरिट्स है, अवेयरनेस का जरूरी है। हाई बोरोइंग कॉस्ट है, जो बहुत ही बड़े और लार्ज स्केल के देश हैं वही इसको परचेज करेंगे। अदर बॉन्ड रिलेटेड टू द क्लाइमेट, तो इस प्रकार के ब्लू बॉन्ड भी होते हैं। टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट प्रमोट ओशियन रिलेटेड इकोसिस्टम। अब ग्रीन बॉन्ड का नाम ही आ गया तो मतलब ये है कि नेचर फ्रेंडली और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से जनरेट करें जो रिन्यूएबल हो। तो यहाँ पर फिशरीज, कोरल रीफ, मरीन इकोसिस्टम, ये सभी के लिए जो डेडिकेटेड बॉन्ड निकाले जाते हैं उनके रख रखाव के लिए वो ब्लू बॉन्ड कहलाता है। एंड व्हाट आर द क्लाइमेट बॉन्ड्स, ऑल्दो कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली ग्रीन बॉन्ड बट मेनली फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इनका मेन उद्देश्य कार्बन एमिशन को रोकना है। तो क्लाइमेट बॉन्ड तो सीधे सीधे कार्बन एमिशन को कम करना। ग्रीन बॉन्ड में क्या होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज इट क्लियर? तो ग्रीन बॉन्ड आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे, यस और नो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज रिलेटेड टू, आई थिंक आपको दिख रहा होगा आराम से। इज इट विजिबल टू यू? यस, yes, it is visible now. So हम लोग बात करेंगे राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लगातार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। हमने बहुत से कर्व ग्राफ देखे जिसमें पिछले कई सालों से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वो कम होता जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब रोजगार कम होते जा रहे हैं लगातार। 2 करोड़ के करीब पर ईयर रोजगार जनरेट होने चाहिए
लेकिन पिछले साल में देखा गया 43 लाख ही रोजगार जनरेट हुए। तो ये अपने आप में एक जो गवर्नमेंट है या यूँ कह लीजिए हमारी जो सरकार है उसका एक बहुत रूखा रवैया है। यहाँ पर थोड़ा सा जोर तो लेना पड़ेगा भाई, एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो एम्प्लॉयमेंट चाहे आप प्राइवेट के तौर पे कर दें तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रायोजन योजना स्कीम्स बनाई जाए। अब इंडिया में जब ये इतना बड़ा गैप है तो उसको रिप्लेनिश कौन करेगा, और इसके कारण क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 8.3%, बहुत बड़ा नंबर है। दिस वाज हायर देन द 7% रिकॉर्डेड इन जुलाई। तो मंथ ऑन मंथ वेरिएशन जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है उससे ये पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी 2017-18 में। इट वाज 45 ईयर हाई। मैंने आपको बताया था कि 1973-71 में जिस प्रकार से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, आज अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे है। सो इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ती जा रही है। 7 to 8% नॉर्म इस नए न्यू नॉर्म पे पहुंच चुके हैं हम। इंडिया वाज यूज्ड टू रिकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 3%। भारत क्या होता था पहले, 3% तक अनएम्प्लॉयमेंट रहती थी, आज 7 से 8 हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर मार्केट इंडिकेटर फॉर कंट्री लाइक इंडिया। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है क्योंकि कंजम्पशन पर बेस्ड भारत की अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो विशियस साइकिल में अर्थव्यवस्था चली जाएगी, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगा। फिर सरकार को अपने जो बहुत बड़े फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लार्ज स्केल पर सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स इत्यादि को प्रोवाइड करना होगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर मार्केट इंडिकेटर, नॉट द मोस्ट, नहीं इतना इंपॉर्टेंट। वाई इन्फ्लेशन गेट प्रेफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टू इकोनॉमिक इंडिकेटर conjoin the इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये कॉन्जॉइंट थ्योरेटिकली बाय फिलिप्स कर्व से समझ सकते हैं। इट इज़ इन्फ्लेशन दैट वील्ड्स पॉलिटिकल पावर। इन्फ्लेशन जो है ना वो पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर को कमज़ोर कर देती है। इन्फ्लेशन हर्ट ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को हर्ट करती है, क्योंकि उनकी खरीद क्षमता ही कम हो जाती है। जितना रुपए है उससे वो वस्तुओं को कम खरीद पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन चीज़ें वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल इम्पैक्ट हेल्थ से ऊपर, हेल्थ और डिजीज़ इत्यादि का संभावना बढ़ने लग जाएगी। सो इक्वली इंपॉर्टेंट, हाई इन्फ्लेशन रेट कैन अपसेट फाइनेंशियल मार्केट, दैट इन टर्न एक्सटेंड प्रेशर एंड रेगुलेटर टू कीप इन्फ्लेशन कंट्रोल। और इसीलिए ये प्रेशर बना रहता है कि रेगुलेटर्स लगातार इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट द अनएम्प्लॉयड हु डोंट काउंट मच। अनएम्प्लॉयमेंट जो केवल और केवल इम्पैक्ट करता है वो अनएम्प्लॉयड को करता है, लेकिन अनएम्प्लॉयड को हमारे देश में जो पीरियोडिक लेबर सर्वे इत्यादि उसमें बहुत प्रॉपरली काउंट ही नहीं किया जाता। सो वर्स्ट स्टिल, सोसाइटी परसीव्स बीइंग अनएम्प्लॉयड एंड इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग, नॉट एन आउटकम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मैलेज। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक मैलेज है उसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो उसको रोका जाना चाहिए उसे नहीं रोक पा रहे हैं। तो मैक्रो स्केल पर अभी नहीं, लेकिन बाद में इसका बहुत इम्पैक्ट नेगेटिव होने वाला है। व्हाट डज लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट्स अबाउट द लेबर मार्केट इन इंडिया? The unemployment rate is measure of economic instability, provide job only for those who seeks work. Unemployment rate measure होता है केवल उनके लिए कि इकोनॉमी जिनको नहीं प्रोवाइड कर पाती है, जो नौकरियां चाहते हैं, अप्लाई करते हैं इत्यादि। तो लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से लेबर मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है? तो पहला तो ये केवल काउंट ही उनको किया जाता है। But in India, very often people do not look for job in belief that none are available, which is reflected in low labor force participation rate. अब होता क्या है, भारत की मार्केट में बहुत ज़्यादा रोजगार है ही नहीं,
तो पहले ही लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यार नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, बट ऐसा है नहीं। इंडिया लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है LFPR इज एट अराउंड 40%। ये 40% हो गई है, मतलब वो लोग चाहते ही नहीं है। व्हेन ग्लोबल रेट इज क्लोज टू 60%, it is important that this belief in futility of job hunt is overcome by an explosive creation of new good quality formal job। हमेशा इसमें तलाश में रहें कि फॉर्मल जॉब बनेंगी, फॉर्मल जॉब आएंगी, उसकी बजाय नॉन इनफॉर्मल जॉब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन होता ये कि जो है लोगों का मूवमेंट इस दिशा में होता ही नहीं है। और फिर छिपी बेरोजगारी, एक ही सेक्टर में लोग लगे रहते हैं, मतलब जितनी की आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा एक ही सेक्टर में घुसे रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये डाइवर्जन है ना, इस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में निकाल के लाना, जैसे एग्रीकल्चर में अनावश्यक ही बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, इनको निकालकर इंडस्ट्री सेक्टर में लाना, ये गवर्नमेंट का काम है। जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से निकालकर लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लाना, इसके लिए पॉलिसीज़ का निर्माण, ये गवर्नमेंट का काम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ यूजफुल इंडिकेटर फॉर इंडिया। A useful labor market metric for country like India is employment rate. This measure the proportion of population over 14 years aged that is employed. तो यहाँ पर आपको पता होगा 15 से लेकर 65 की जो एज है, 15 to 64 टू बी प्रिसाइज बात करें, तो ये जो एज है ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। The definition of employment need to be changed. At present, engaging some economic activity, just 1 hour in any of the past 7 days is counted as employment. तो यहाँ पर definition employment की change करनी होगी। Present में क्या है कि केवल 1 घंटा भी किसी भी पास्ट 7 दिन में यदि उसने काम किया तो वो employed माना जाएगा। ये definition तो बहुत गलत हो जाएगी। India record in providing employment to people has abysmally poor। इंडिया का जो रिकॉर्ड है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू इट्स पीपल, ये बहुत ही ख़राब रहा है कि वो सरकार ने कोई प्रॉपरली, एबिस्मली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, कि CMIE's डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली 42.8% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड। ये 2016-17 की बात है, और ये अभी पिछले दिनों में तो आंकड़ा और भी गिरा है। इन द ईयर पेंडेमिक इट फेल 36.5। तो लगातार ये आंकड़ा और गिरता चला जा रहा है। सो रिवर्स माइग्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू लो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। पीपल आज की तारीख में फैक्ट्रीज से दूर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब श्रिंक हो रही हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक में ऐसा हुआ भी, डिमांड कम हो गई तो सप्लाई के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह बंद हुई। टू फार्म प्रोवाइड शेल्टर लार्जली टू फॉर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसीलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। इट कैन नॉट बी डिजायर्ड इन नेशन टू मूव पीपल अवे विद हाई प्रोडक्टिविटी। ये कभी भी आशा नहीं की जाती है कि लोग हाई प्रोडक्टिविटी से दूर जाएं। बेटर क्वालिटी जॉब और मैन्युफैक्चरिंग टू लो प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सब तो जो है ना कुछ समय के लिए होते हैं, मतलब फुल टाइम जॉब नहीं है ये। एग्रीकल्चर कुछ दिन के लिए काम कर लिया, उसके बाद इंतज़ार करते रहो। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट हमको दूसरे एरियाज़ में ज़रूरी है, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नीड टू एक्सपेंड इन द एरिया वेयर लेबर इज डिप्लॉयड टू डिलीवर हायर प्रोडक्टिविटी एंटरप्राइजेज एंड हायर रिटर्न टू लेबर। तो यदि लेबर को हायर रिटर्न मिलेगा तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली साइकिल प्रॉपर हो जाएगा। फोकस ऑन डिमांड साइज, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नीड टू बी बिजनेस फ्रेंडली। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली हो, FDI, FIIs और प्राइवेट प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर करें। मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम सप्लाई साइड सपोर्ट टू स्पोरिंग डिमांड। तो कंक्लूजन ये है, गवर्नमेंट नीड टू कम अप विद पॉलिसीज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेमिंग रिवर्स माइग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स टू लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन ना हो, और ये लगातार जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग
मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएं, इट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट, तभी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। तो आई थिंक ये पूरा जो सेक्शन है यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से ये है ना सेक्शन एम्प्लॉयमेंट रेट, ये मूवमेंट क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सब आपको समझ में आए होंगे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा, इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। और आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अलग से कवर करता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।